एक लड़की कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी और इत्तेफाक से उस लड़की के पिता भी उस रास्ते से गुजर रहे थे। बेटी पर जब नजर पहुंचती है तब वह अपनी लड़की के पीछे पीछे चले जाते हैं। अभी कॉलेज के अंदर उसने प्रवेश ही किया था, किसी बीच में एक लड़का उसे सामने से रोकता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। पिता खड़े होकर देखने लगते हैं कि आखिरकार यह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पिता भी अपने रास्ते चला जाता है, लेकिन एक बार फिर से उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी का पीछा किया, ये देखने के लिए कि क्या वह लड़का आज भी उसे रोकेगा या टोकेगा, क्या करेगा। पिता ने जैसे ही अपनी बेटी का पीछा किया, कॉलेज में जैसे लड़की जाती है ठीक वैसे ही यह बात फिर से दोहराई जाती है। लड़का उसे रोकता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पिता को गुस्सा जाता है। पिता सीधा कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि आपके यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या फिर इस तरह की मददगस्ती करने के लिए आते हैं। कॉलेज प्रशासन को लड़की के पिता की यह बात बहुत ज़्यादा खराब लगती है और यहीं से एक ऐसी से भयानक कत्ल की रूपरेखा तैयार होती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल हमने एक कहानी सुनाई थी कि एक गोद लिए बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया था और लोगों ने हमारी उस कहानी पर बहुत सारे कमेंट किए थे कि अपना खून अपना होता है, पराया खून पराया होता है। लेकिन आज की इस कहानी में न केवल सगम के बनाए हुए रिश्ते तार तार हो जाते हैं, बल्कि इस घटना की जब गूंज, इस घटना का खुलासा जब लोगों तक पहुंचता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये छोटी सी वजह दो कत्ल की इबारत लिख देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सिरसा और सिरसा जिले का एक थाना लगता है डबवाली। दरअसल डबवाली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गिंदर खेड़ा। बात कर रहा हूँ 25 सितंबर 2024 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। दो सगे भाइयों के मकान मिलते जुलते होते हैं। एक छोटा भाई का जो मकान होता है, उसका बेटा जो इकलौता बेटा होता है, जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। वो मौका पाता है, मौका पाने के बाद दीवार कूदकर सीधा ताऊ जी के घर में जाता है और ताऊ जी के घर में जाने के बाद धीरे से ताऊ जी को उठाता है। ताऊ जी से कहता है कि हमारे घर में बदमाश आ गए हैं। 2 बदमाश हैं, उनके पास हथियार है, घर में आग लगा दी है। जैसे ही ताऊ जी ये बात सुनते हैं तो ताऊ जी के पैर उतले जमीन खिसक जाती है। क्या करूं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ताऊ जी यानी कि राम सिंह। तुरंत ही वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सुबह का वक्त था, अभी इतनी भी सुबह नहीं थी कि लोग उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूर उठ जाते हैं। जब ताऊ जी ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद फिर लोग जाग जाते हैं और लोग दौड़ते हैं उस आवाज की तरफ से, जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। तभी जोर जोर से आवाज लगाई जाती है कि जसवंत के घर में बदमाश घुस आए हैं, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। गांव वालों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद देखा क्या कि घर के अंदर आग लग रही है, धुआं उठ रहा है। इसी बीच में लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं। हिम्मत जुटाकर घर जाकर देखते हैं तो एक कमरे के अंदर आग जल रही है। उसमें बिस्तर पर जसवंत सिंह लेटा हुआ है और साथ ही जो उसकी पत्नी होती है मलकी कौर, वह दूसरे चारपाई पर लेटी हुई है। जसवंत सिंह की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है और 35 साल की उसकी पत्नी होती है। जिस बिस्तर पर वो लेटे हुए थे उसी बिस्तर पर बहुत तेजी के साथ आग लग रही थी। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस आग पर काबू पाया, आग को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग दोनों जो पति पत्नी होते हैं 90% से ज्यादा जल चुके थे। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है। जैसे पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। एसपी दीप्ति गर्ग, साथ ही थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश और एसआई के प्रभारी होते हैं राजपाल, व सूचना पाकर मौके पर पहुंच जाते हैं। यहां आने के बाद अब मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही थी। गांव वालों को तसल्ली दी जाती है कि इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। दरअसल एक ही घर के अंदर 2 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद ही इस कांड को अंजाम दिया जाता है, उनके शरीर में आग लगा दी जाती है। पुलिस ने जब घर के अंदर कमरों को तलाशना शुरू किया तो घर का सारा सामान तितर-बतर पड़ा हुआ था, इधर उधर फैला पड़ा हुआ था। तब घर के लोगों से पूछा जाता है कि इस घर में
इस परिवार में कितने सदस्य रहते हैं तभी। जो उनका भाई राम सिंह होता है तो मम सिंह कहता है कि उसका छोटा भाई जिसका नाम जसवंत सिंह होता है 40 साल की उम्र होती है उसकी। भाभी है मलकी कौर जिनकी उम्र 35 साल के आसपास होती है। उनका एक बेटा है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, उम्र उसकी 18 साल के आसपास होती है। अब पुलिस ने ये डिटेल इकट्ठा करने के बाद दीप्ति गर्ग जो एसपी होती है पुलिस अधीक्षक, उन्होंने 5 लोगों की 5 अफसरों की एक टीम का गठन किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए, बिल्कुल सही खुलासा होना चाहिए। अब पुलिस वालों की 5 टीमें उस शव को कब्जे में लेती हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम से क्या बचता, क्योंकि शरीर का सिर्फ 10% हिस्सा ही बचा था, बाकी 90% हिस्सा शरीर के जल चुके थे। काफी घर में आग लग चुकी थी, कपड़े जल चुके थे, चारपाई बिस्तर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में इस घटना का महज एक ही चश्मदीद था, और चश्मदीद होता है हरपाल सिंह जो कि इनका इकलौता बेटा होता है। और कोई परिवार में इनका कोई बच्चा कोई बेटी ऐसे होते नहीं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है। उस लड़की से पूछा जाता है कि क्या है, तुमने क्या देखा? वो कहता है कि मैंने देखा कि 2 बंदूकधारी हैं और 2 बंदूकधारी उसके घर में घुसे हुए हैं। वो क्या कर रहे थे? जैसे ही उसकी आंख खुलती है तुरंत वो ताऊजी घर में पहुंच जाता है। उसे सिर्फ इतना देखा कि घर में आग लगी हुई है, 2 बंदूकधारी हैं। जैसे ही उससे यह बात पूछी जाती है उसने कहा कि घर में कितना सामान रखा होगा, क्या क्या गया होगा, क्योंकि सामान जब तीतर भीतर पड़ा हुआ था, फैला पड़ा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे लूट के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। घर के अंदर जो भी सामान रखा हुआ था जैसे सोना चांदी, इसके जेवरात हो, नकदी, वह दूसरे कमरे में थे और बिल्कुल सुरक्षित थे, यानी कि उनको फेंका जरूर गया था लेकिन बदमाश उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गए। पुलिस को यही बात अखर जाती है कि इतना सारा सामान फैलाया गया है सब कुछ, लेकिन यह अपनी जगह पर पड़े हुए हैं, पैसे भी पड़े हुए हैं, जेबरा भी पड़े हुए हैं, कुछ तो जरूर दाल में कला है। साथ ही पुलिस ने उस मामले की वीडियोग्राफी कराई थी और जैसे शरीर जो जले हुए थे, इनकी 10% जो बचे हुए थे, जिस अवस्था में वो पड़े हुए थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति की जब हत्या की जाएगी तो विरोध करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और बचने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों ही पति पत्नी ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। इसलिए पुलिस को यहाँ भी कुछ ना कुछ शक शुभ होता है और पुलिस ने फिर उस लड़की से अपनी तरह से पूछताछ करने की कोशिश की। उसने कहा कि जो भी घटनाक्रम है उससे ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे घर में लूटपाट हुई है, उससे ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे माता और पिता ने विरोध करने की स्थिति में आए होंगे। उन्हें लग रहा है कि जैसे क्या उन्हें यूं ही मार दिया गया हो। लड़के से जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल लड़का लगभग 1 से 1.5 साल पहले एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, उससे मोहब्बत कर बैठता है और जैसे ही उस लड़की के पिता को ये बात पता चलती है तो पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। लड़की के पिता ने अपनी आंखों से उन दोनों को देखा, इसके बाद जाकर कॉलेज प्रशासन से शिकायत दर्ज कराए। लड़का गुरु नानक एक कॉलेज होता है, वहीं पर वह प्रथम वर्ष का छात्र होता है। उसी कॉलेज के अंदर अब प्रथम वर्ष के छात्र होने की साथ उसे लड़की से प्यार भी होता है। लड़की के पिता को बात पता चलती है तो प्रशासन से बताई जाती है, कॉलेज के प्रशासन से, और कॉलेज के प्रशासन सीधा इस लड़के के पिता यानी कि हरपाल के पिता जसवंत सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, इस तरह से कॉलेज का माहौल खराब करने के लिए आता है। जैसे ही पिता को ये बात पता चलती है पिता आग बबूला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। अपने घर जाने के बाद सबसे पहले बेटे का मोबाइल छीन लेता है। मोबाइल छीनने के बाद कहता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करो, तुम अब मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे, अब चाहे घर में कुछ भी बात हो रही है। बाप अपने बेटे को हर बात पर किसी न किसी बात पर छींटा कसी कर रहा था, तानी कस रहा था कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, हमारी बदनामी कर रहे हो। जब भी मौका मिलता था अब वो घर में कुछ भी काम कर रहा है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक यही सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। लड़का छोटी छोटी बातों पर डांट खाता था, अब चाहे खाने की बात हो, पहनने की बात हो, चलने की बात हो, उठने की बात हो, जो भी बात होती है पिता उसे हर बात पर डांटता था। इकलौता था, क्या करते उसे सुधारने की कोशिश कर रहे थे। लड़का अंदर से इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है, सोच लेता है कि अब मैं अपने पिता और माँ को हमेशा हमेशा के लिए शांत
कर दूंगा वो ऑनलाइन एक गोलियों का कुछ। गोली जो नशे की गोलियां होती है उसका ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद वो गोलियां आ जाती हैं। 24 सितंबर 20,224 को यह कत्ल की पूरी प्लानिंग करता है। रात में जब खाना खाया गया था कहता है कि माताजी, पिताजी क्या आप लस्सी पियोगे? वो कहते हैं हाँ कि लस्सी पेंगे। लस्सी बनाई जाती है और लस्सी में नींद की गोलियां मिला दी जाती है। अपनी माँ और अपने बाप को वो लस्सी में नींद की गोली मिलाकर दे देता है। मात्रा कुछ ज्यादा कर देता है ताकि वो ज्यादा गहरी नींद में सो जाएं। रात का जैसे ही 1 बजता है, ये 24 और 25 सितंबर 2024 की रात 1 बजे के आसपास का वाकया है। दोनों सोए हुए थे। आवाज लगाता है माँ पापा, लेकिन दोनों में से कोई हरकत नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। तभी लड़का तमान से अपने दूसरे कमरे में जाता है। एक लोहे की बड़ी सी रोड होती है जो भारी भरकम होती है। सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है क्योंकि माँ भी खूब ज्यादा टोका टाकी करती थी। इसके बाद उसने अपनी माँ के सिर पर 1-2 नहीं लगभग 12 बार की 12 बार करने के बाद जब माँ कोई विरोध करने की स्थिति में थी ही नहीं, वो नींद की गोलियां उसे दी गई थी। बस पहली ही शायद रोड में वो मर गई होगी। वो मर जाती है। इसके बाद वह अपने पिता पर वार करता है। पिता को भी तब तक मारता रहता है जब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं हो जाती कि ये मर चुके हैं। 15 बार के हो या 20 बार के हो, जब दोनों मर जाते हैं उनके पास बैठ जाता है इत्मीनान से। वो इत्मीनान से पास बैठने के बाद कहता है कि आप जितना चीख सकते हो चीख चिल्लाओ। तुम्हारी रोज रोज की ये चिक बाजी से मैं बिल्कुल पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। अब देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बात करोगे, कितना चीखोगे, कितना चिल्लाओगे। वो तो मर चुके थे, शायद अब बोलने की स्थिति में थे ही नहीं। तब उस लड़के ने अपने घर के जितने भी कपड़े थे उन कपड़ों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उनकी डेड बॉडी के ऊपर डाल देता है। दोनों के अलग अलग उनके बिस्तर पर कपड़े डालकर कुछ कपड़े नीचे डाल देता है और उन कपड़ों में आग लगा देता है। जैसे जैसे कपड़े जल रहे थे वैसे वैसे वो भी जलने शुरू हो जाते हैं। लगभग आधा पौन घंटे तक जब वो कपड़े बहुत तेजी के साथ धू कर जलने लगते हैं और लाश जो रखी हुई थी वो चिताया बन जाती है, वो भी जलने लगती है। तब उसने सोचा कि अब मैं शायद जाकर किसी शोर मचाओ, कुछ आगे की प्लानिंग करूंगा, किसी को पता नहीं चल पाएगा। इधर आग लग रही है, उधर वो कमरे में जाता है, सारा सामान फैलाता है, लेकिन उसने ना जेबरा से हाथ लगाया, उसने ना नकदी से हाथ लगाया। उसको उसने उठाकर या छुपाकर कहीं रखा ही नहीं, उसने बस इसको इधर उधर फेंका। जबकि जब लुटेरे आते हैं, चोर आते हैं तो चोरी करते हैं, सामान ले चले जाते हैं, लूट करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लूट हुई नहीं थी। पुलिस को यहीं से शक हो जाता है। वह पास में धीरे से जाता है, दीवार कूदता है, ताऊजी को बताता है, कहता है कि घर में चोर आ गए हैं, बदमाश आ गए हैं और उन्होंने घर में आग लगा दी है। ताव जीआई पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, पुलिस आती है और मामले का खुलासा करती है। यही लड़का जो बीए प्रथम वर्ष का छात्र होता है, जिस लड़के को पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से उसकी हर एक छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा गया था, उसकी हर बात का ख्याल रखते हुए उसको अच्छे से अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह अपने सपने पूरे कर सके, वह भविष्य में आगे बढ़ सके। लेकिन वही लड़का अपने माँ बाप का कातिल हो सकता है, कातिल बन सकता है, उनका कत्ल कर सकता है। किसी ने सोचा नहीं था। जब इस घटना की खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो आसपास के जितने भी इलाके होते हैं, जिले होते हैं, वहां पर चर्चा शुरू हो जाती है। इकलौता बेटा, सगा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? जिस दिन ये घटना होती है ये सुबह में होती है। उसी दिन घटना उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में होती है। जो बेटा गोद लिया हुआ बेटा होता है वह अपने पुलिस वाले पिता की चाकू मारकर हत्या कर देता है और इस बात की गूंज भी चारों तरफ फैल जाती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि अपना खून अपना होता है, यदि अपना खून अपना होता है तो यह सिरसा वाली घटना जो कि हरियाणा प्रदेश के जिला सिरसा में होती है, तब ये क्या होता है? क्योंकि पता नहीं क्या परवरिश का नतीजा है या मोबाइल ने लोगों की दिमाग को बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया है, या वो इतनी उस लड़की से इतना प्यार करता था कि उसको दूर जाते ही, उसके मोबाइल छिनता ही, उससे कम्युनिकेशन खत्म होते ही वो इतना बबूला हो जाता है कि अपने पिता की हत्या कर देता है। दोस्तों, फिलहाल पुलिस इस मामले में चार्जशीट लगाएगी और कम से कम समय में आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश करेगी, ऐसा पुलिस ने मीडिया के सामने बात कही है। और इस मामले में और भी जांच पड़ताल की जा रही है। जितने दोषी होंगे उनको दोषियों को सजा
दिलाने की कोशिश करेगी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज मोनू गुप्ता है, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मुसाफिर कुमार हैं गाजीपुर के रहने वाले, राजू कुमार मुजफ्फरपुर से, पवन यादव अलीगढ़ से, इंतजार रजा मुरादाबाद से, सद्दाम हुसैन असम से, मुबीन मेबाद एजाज, मास्टर जी कन्हैया यादव मुरादाबाद से, फरमान टेलर बिजनौर से, जयपाल त्यागी लवकुश और बुलंदशहर से, रवि सैनी जसविंदर कौर, अनमोल खान, फैजान हुसैन, पूजा सिंह, जमाल खान और ईसन आपू बुलंदशहर के रहने वाले अमित यादव। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।